नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष क्लासेस में। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। दोस्तों, क्लास में एक दिन एक बच्चे का सवाल था कि भारत में हम फ्रांस की क्रांति या फ्रांस के बारे में क्यों पढ़ें। सवाल तो व्हाट्सएपिया है, लेकिन कुछ हद तक लाजमी भी है। वो भी भारत जैसे देश में जिसका इतना लंबा इतिहास है, इसकी इतनी विस्तृत संस्कृति रही है, वहाँ पर हमें एक दूसरे देश का इतिहास जो शायद हमसे 8-10 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर है, क्यों पढ़ने की ज़रूरत है। और आज के समय में जब राष्ट्रवाद की नई चेतना हिलोरें ले रही है, तो ऐसे में ये सवाल लाजमी है। कई बार ये आपको कई जगह देखने को मिलता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आखिर इसका जवाब हम देंगे कि फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को क्या दिया, फ्रांस की क्रांति की क्या देन है इस पूरी दुनिया के लिए। तो फ्रांस की क्रांति एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है। फ्रांस की क्रांति एक ऐसी चिंगारी है जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को लोकतंत्र की रोशनी से रोशन कर दिया। वो है फ्रांस की क्रांति। तो सबसे पहले आप जैसे जानते हैं, जैसे क्रांति की शुरुआत होती है, फ्रांस की क्रांति को जब आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब क्रांति की शुरुआत होती है तो सबसे पहले लोग भीड़ में एकत्र होते हैं और एक जो बड़ी घटना होती है, बास्तिल किले के ऊपर हमला किया जाता है भीड़ के द्वारा, और वहाँ पर और उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। वहाँ के राजतंत्र को बर्खास्त कर दिया जाता है। अंततः लुई 16वें को फांसी दे दी जाती है। और जो थर्ड स्टेट के मेंबर हैं, जिसकी संख्या राज्य परिषद में जो कि स्टेट जनरल में सबसे अधिक थी, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और राजत्व का जो दैवीय सिद्धांत था और कुलीन तंत्र की सर्वोच्चता को एक सिरे से नकार दिया और सबको एक संवैधानिक दायरे में लाके खड़ा कर दिया। तो फ्रांस की क्रांति की ये पहली देन थी जिसमें कि सबसे पहले कुलीन तंत्र और जो राजत्व का जो दैवीय सिद्धांत है उसको पूरी तरह से नकार दिया गया। जो कुलीन तंत्र की सर्वोच्चता है और राजा में जो दैवीय शक्तियों की बात की जाती थी उसको पूरी तरह से नकार दिया और सबको एक संवैधानिक दायरे में लाके खड़ा कर दिया और जब वहां पर क्रांतियों के दौरान जब अस्थायी सरकार बनी, जब राजा की फिर से एक लुई 16वें को हटाकर जब वहां पर दूसरे फिलिप को स्थापित किया गया, तो उन्हें भी एक सिंबॉलिक राजा बनाया गया। सारी शक्तियां एक जनता द्वारा चुनी गई सरकार के पास थी, जैसे कि एक संवैधानिक लोकतंत्र में बदल दिया गया। अब जो है फ्रांस की क्रांति ने, जैसे ही क्रांति की शुरुआत होती है, सबसे पहले फ्रांस को एक लोकतंत्र से निरंकुश राजतंत्र से इसको संवैधानिक राजतंत्र में बदल दिया। उसके बाद क्या हुआ? जो दूसरी घटना हुई, जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जन्म आधारित जो सारे विशेषाधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया और समानता और बंधुत्व पर आधारित एक नए समाज की कल्पना की गई, जहां पर कोई भी जन्म पर आधारित कोई भी आपको विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे। वो सारे अधिकार और विशेषाधिकार आपको कमाने होंगे या फिर सबके समान होंगे। जहां सिटीजन चार्टर की बात की गई, तो ये था दूसरी देन। आगे चलकर आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो कानून मौलिक अधिकारों के आगे चलकर जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, तो इसमें ह्यूमन राइट चार्टर में इसको शामिल किया जाता है, जब किसी भी प्रकार का जन्म आधारित विशेषाधिकारों को खारिज किया जाता है। फिर एक आता है राज्य की जो शक्तियों का पृथक्करण। अभी तक जो राज्य की शक्तियां थी वो राज्य परिषद में या स्टेट जनरल के पास होती थी, लेकिन अब क्या किया गया कि इसको पृथक कर दिया गया, शक्तियों को बांटा गया। कैसे? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। विधायिका वो जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो काम करवाती है, करती है और उसकी देखभाल करती है, और न्यायपालिका जुडिशियरी जो कि न्यायिक व्यवस्था को देखती है, जो कि जनता में
न्याय को स्थापित करने का प्रयास करती है और उसके लिए हमेशा कार्यरत रहती है। तो शक्तियों का पृथक्करण, अब देखिए अब स्थिति क्या हो गई, किसी के पास सर्वोच्च सत्ता नहीं है, शक्तियां पृथक हो चुकी हैं, जन्म आधारित सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, राजत्व का दैवीय सिद्धांत और पुलिस तंत्र की सर्वोच्चता नकार दिया गया, कोई राजा नहीं है, राजा के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है। अब शक्ति किसके पास आ गई है? जनता के पास। जनता के हाथों में शक्ति केंद्रित हो चुकी है। और पहली बार यहाँ पर स्त्रियों की शिक्षा एवं स्त्री की स्वतंत्रता की बात की गई। हालांकि अभी भी यहाँ इन्हें पुरुषों के बराबरी का अधिकार नहीं मिला। स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात की गई और उनकी शिक्षा की बात की गई। यहाँ यही नहीं, स्त्रियों की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई और अब महिलाएं कलाकार बन सकती थी, अपना रोजगार धंधा चला सकती थी, स्वतंत्र जीवन जी सकती थी। एक और चीज जो आया कि दास प्रथा का अंत हुआ। और हाँ, स्त्रियों की आजादी में जीवन साथी चुनने का अधिकार को भी शामिल किया गया। इससे पहले जो था कि स्त्रियां बचपन में पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन और बुढ़ापे में अपने बेटों के अधीन उन्हें जिंदगी गुजर बसर करना होता था। लेकिन अब ऐसी प्रथाओं का अंत कर दिया गया और अब स्त्रियां स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सकती थी। दास प्रथा का अंत हुआ। दास प्रथा का अंत हो गया, परंतु जब नेपोलियन जब आते हैं सत्ता में, नेपोलियन जब काबिज होते हैं तो फिर से दास प्रथा की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन नेपोलियन के पतन के बाद पुनः वो सारे व्यवस्थाएं पुनः लागू हो जाती हैं और दास प्रथा का अंत हो जाता है। अब सत्ता के केंद्र में जनता आ चुकी है। सत्ता अब जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना रहकर ये जनता के हाथ में आ गई। अब जो राज्य की जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित है? राजा के राजदंड में नहीं, अब जनता में निहित है, जनता के मताधिकार में निहित है। जनता ही अपने मताधिकार से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, प्रतिनिधि अपना सरकार चुनती है, वो चला रही है। और क्या है? अंत में राष्ट्रवाद का जन्म। जब फ्रांस की क्रांति होती है, जब लोग जुड़ते हैं, जब राज्य को समाप्त कर दिया जाता है, जब राजा की शक्ति, राजवंश को समाप्त कर दिया जाता है, उसके बाद फ्रांस के आसपास के जो देश है, यूरोप के अन्य जो देश हैं, वो इन चीजों को देखते हैं, इनके अधिकारों को, इनकी स्वतंत्रता को, तो लोग आपस में जुड़ने लगते थे। जुड़ते कैसे? जो कि भाषा, संस्कृति और बोल और अपनी वेशभूषा के आधार पर एक लोगों का समूह बनाना शुरू कर दिया, जिसको आगे चलकर राष्ट्र का नाम दिया और इस तरह से जन्म होता है राष्ट्रवाद। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण हमें दुनिया का, विश्व का इतिहास पढ़ने की जरूरत है, इतिहास को समझने की जरूरत है। और फ्रांस की क्रांति तो आज यदि पूरी दुनिया की राजनीति आपको समझनी है तो सबसे पहले आपको फ्रांस की क्रांति को समझना चाहिए। धन्यवाद।